एक चीज मैं कई बार बोल चुका हूं, क्वेश्चन रीड करने में हमेशा बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करिए, क्वेश्चन करने में कम टाइम स्पेंड करिए। आपकी राइटिंग स्पीड बहुत तेज होनी चाहिए, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट सेकेंड आपकी राइटिंग स्पीड बहुत तेज होनी चाहिए। अब कई समझदार दोस्त मेरे क्या कहते हैं सर राइटिंग स्पीड बढ़ाएंगे तो राइटिंग गंदी हो जाएगी। मैं उनसे हमेशा से कहता आया हूं, आर्ट्स का पेपर दे रहे हो क्या भाई, ड्राइंग का पेपर है क्या? मेरे सब्जेक्ट में लेट मी बी वेरी स्पेसिफिक, राइटिंग के एक भी नंबर नहीं कटता, ना एक नंबर एक्स्ट्रा ना एक नंबर लेस। तो राइटिंग स्पीड शैल बी ऑप्टिमम, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे ही पेपर मिले याद रखो, आपके हाथ में पेपर आया, आपने कहा कि सर आपके हाथ में पेपर आया, अब क्या करेंगे? आपने कहा कि सर इधर पेपर आया हमारे पास। हमने क्या किया, हमने सोचा कि चलो जी क्वेश्चन पेपर करना शुरू करते हैं। अब जब क्वेश्चन पेपर करना शुरू करते हैं, मैं आपको पहले बता चुका हूं, फिर से रिपीट कर रहा हूं, मुझे मालूम है मूड बुद्धि कहते हैं, गांव की लैंग्वेज होती है, सुनते जरूर हो मानते नहीं हो। जैसे ही क्वेश्चन पेपर आए तुरंत अपनी राइटिंग स्पीड पहले क्वेश्चन से अल्टीमेट रखो। पहले तो सजाओगे, संवारोगे और आखिर में बिगाड़ोगे। पहले क्वेश्चंस में शुरुआत में जरूरत से ज्यादा टाइम लगाते हैं और एंड के क्वेश्चन में टाइम लगाते ही नहीं और सोचते हैं हमारे नंबर आ जाएंगे। अरे इक्वली टाइम डिवाइड करो ना शुरू से। आपको अगर पहली बार पेपर दे रहे हो, क्या लाइफ में पहली बार पेपर दे रहे हो तो बता दो, फिर पहली बार वाली गलती क्यों कर रहे हो? इतने बेवकूफ हो तुम। एक बार समझा दिया, दो बार समझा दिया, फिर भी एक ही चीज रिपीट। ये सिर्फ पेपर के लिए नहीं अप्लाई करना। पढ़ने बैठे रिवाइज करेंगे, आहा रिवाइज करेंगे जी, प्लानिंग बनाई। अब प्लानिंग तो बड़ी जबरदस्त बनती है, ये बनाई प्लानिंग, आज इतना पढ़ेंगे, कल इतना, 7 दिन में सब्जेक्ट ये खत्म, 8 दिन में वो वाला, 14 दिन में ये, अल्टीमेटली 1 महीना पहले पेपर से सब्जेक्ट सारे रेडी। प्लानिंग में तो यही होता है, प्लानिंग तो ऐसे ही होती है भाई, मैं जानता हूं अच्छे से। एग्जीक्यूशन कुछ और हो रहा होता है। एग्जीक्यूशन के टाइम पे होता है यार अभी तो 7 दिन नहीं बढ़ गए, अभी तो आधा सब्जेक्ट भी नहीं हुआ, 7 दिन सोचे थे। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपने प्लानिंग, ठीक है, मैं अब आपने प्लानिंग इस चीज की सही बनाई है कि आपने एक दिन का गैप लिया है रिवीजन के लिए, इट वाज वेरी गुड। ये आपने करना भी चाहिए। जैसे मैंने आपको बोला था, बीच में रिवीजन नहीं, सॉरी ब्रेक का टाइम दिया अपने आपको बॉडी को रिलैक्स करने के लिए। सब चीज बहुत अच्छी की आपने कि एक सब्जेक्ट के बाद रिलैक्स करने का मौका दिया। पहली चीज तो कभी भी एक सब्जेक्ट एक टाइम पे मत उठाओ। क्यों एक सब्जेक्ट एक टाइम पे क्यों नहीं? आपको मैंने पहले बताया, ये सारी चीजें मैं बोल चुका हूं। ये बात और है, पोर्शंस में बोली थी, आज सारी चीज एक साथ बोल रहा हूं। मैंने एग्जांपल भी दिया था, क्या आप एक साथ में टीवी का एक प्रोग्राम 4 फिल्म्स एक साथ देख सकते हो? आंसर आया था नहीं, सर दर्द कर जाएगा। फिर अगले दिन फिर बैठा दूं फिल्म देखने, भाग जाओगे। जो चीज आपको सबसे ज्यादा फेवरेट होगी ना, मान के चलो कईयों को, कई मेल को फीमेल के सीरियल देखने बड़े पसंद है, वो आते हैं ना रात को 1-2 रुलाने वाले फालतू के ड्रामेबाजी, वो बहुत पसंद है कई मेल्स को। वो सच्चाई है, बदनाम कर रखा है लेडीज को। तो मेल सारे छुप छुप के सारी चीज देखते हैं, नाम लगाते हैं लड़कियों का। ये बात और है, लड़कियां तो देखती ही हैं, वो तो एक्सक्लूड करती नहीं एक भी। कह रहा नहीं हो। द पॉइंट इज, अब एक बात सोचो, उसको मैं आपको लगातार कई सीरियल चला दूं, आप 5-6 सीरियल के बाद टीवी जाके बंद कर दोगे, कहोगे मेरे से नहीं देखा जा रहा। मैं कहूं कल फिर देखना है, अब तो नहीं कर सकते सर। परसों फिर वही, सर क्या जान लोगे? एग्जाम में पढ़ाई भी तो ऐसे ही करते हो, पहले दिन से जानते हो ये बात।
पहले दिन से, लेकिन फिर भी यही गलती कर रहे होते हो। पहले दिन से एक ही सब्जेक्ट के पीछे पड़ जाओगे, और तीसरे दिन तो पक्का तुम्हारा दिमाग उसको एक्सेप्ट करना बंद कर देगा, कुछ भी कर लो। समझदार होगे तो इस बात को इंप्लीमेंट जरूर करोगे। तो इसका मतलब आपको करना क्या चाहिए, एक प्रैक्टिकल के साथ एक थ्योरी उठानी चाहिए एटलीस्ट। उससे ज्यादा उठा लो तो चल जाएगा, लेकिन इससे कम नहीं होना चाहिए। 2 उठा लो कोई बात नहीं, 2 प्रैक्टिकल 1 थ्योरी, या 1 प्रैक्टिकल 2 थ्योरी, लेकिन कम नहीं चलेगा, सिंगल सब्जेक्ट नहीं चलेगा। क्यों? आप जैसे ही बोर होना शुरू हो, पढ़ाई के लिए जब उठो, पढ़ के लौट के जब आओ, तो कभी भी दोबारा उसी सब्जेक्ट को मत उठाओ। अच्छा, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, बहुत सिंपल सा। मुझे मालूम है मैं पढ़ाई के बीच में आज ऑल्दो पढ़ाई की बातें कर रहा हूं, लेकिन बहुतों के लिए इररिलेवेंट बातें कर रहा हूं, बिकॉज दे फील दे आर ओवर कॉन्फिडेंट, दे फील दैट they are very much intelligent because they need no kind of guidance. They believe कि यार हम तो blessed हैं, हमें सारा पता है, और एग्जाम में रिजल्ट सिर्फ हमारा नहीं आता। वो दोनों चीज सोचते हैं, एक तरफ कहेंगे हमें सारा पता है, जब पेपर देने जाते हैं नंबर नहीं आते तो हम लोग ही कर्ज्ड हैं। तब इंस्टीट्यूट गाली बकते हो कि इंस्टीट्यूट को पेपर चेकिंग नहीं आती, क्योंकि आपको ओवर कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर। आप ये मानने लग जाते हो कि इंस्टीट्यूट सिर्फ आपके नंबर काट रहा है, बाकियों को दे रहा है। जैसे आपने प्रेसिडेंट के बच्चे को किडनैप कर लिया ना, सही कह रहा हूं ना? जैसे आप प्रेसिडेंट के बच्चे को किडनैप कर लाए हो कि यार अब देखते हैं नंबर देता है, यानी उसने खिसियाट में और नंबर नहीं दिए। तुम लोग तो ऐसे बिहेव करते हो ना। देखो दोस्तों, समझना शुरू करो। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप लोगों का दिमाग किस तरीके से वर्क करता है। जब तक आप अपनी ह्यूमन साइकोलॉजी पे वर्कआउट नहीं करोगे, यू कैन नॉट क्लियर एग्जामिनेशन। जब आप रिवीजन कर रहे होते हो, शुरू में तो बहुत स्लोली रिवाइज करते हो, और जब पेपर एंड पे, जब पेपर बिल्कुल पास आ जाते हैं, तो सोचते हो माता रानी कृपा करेंगी, तब जयकारा लगने लग जाता है। सच बोल रहा हूं, उस दिन जयकारे लगने शुरू हो जाते हैं सारे। गुरुद्वारों के बाहर चक्कर लगते हैं कि मैं चलो सेवा करना बैठ जाता हूं। सेम गोज फॉर चर्च एंड मॉस्क एज वेल। देखो दोस्तों, शुरू से प्लानिंग सही होनी चाहिए। आपको एक कंसिस्टेंसी शुरू से लेकर के देनी है। अगर आप एक सब्जेक्ट को रिवाइज कर रहे हो, 7 डेज आपने डिसाइड किए, लेट अस से फॉर दैट सब्जेक्ट, इट मीन्स बाय एनी मीन्स यू आर सपोज टू कंप्लीट दैट सब्जेक्ट इन 7 डेज, दैट टू विद सेम कंसिस्टेंट स्पीड। आपकी गलती क्या है समझिए, आप शुरू के चैप्टर्स में स्लो हो, एंड के चैप्टर्स में फास्ट हो। पॉइंट समझ में आ रहा है? देखो गलती कहां है। आप जानते हैं गलतियां सही नहीं करते। क्या मैं गलत बोल रहा हूं कि आप शुरू में बहुत धीरे धीरे चलते हो? हर क्वेश्चन को करके देखना है जी। आ जाओ, दे दो जितने क्वेश्चन है सारे। सर ने इतने सारे क्वेश्चन कराए थे, एक भी कैसे छोड़ दूं? भूल जाओगे। रिवाइज एटलीस्ट, अबे ये क्या बात के क्वेश्चन है, रिवाइज एटलीस्ट मैं तो सारे करूंगा। होमवर्क बुक और निकाल लो। मैं गलत थोड़ी कह रहा हूं। फिर प्रैक्टिस मैनुअल निकलेगा, आरटीपी निकलेगी, और स्टडी मटेरियल निकलेगा। आज ही सारे निपटा दे रहा। सच बोल रहा हूं, आखिर में ही तो याद आता है भाई ये सारी चीजें भी पढ़नी है। मेरे पे अब क्वेश्चन मैसेज आ रहे हैं कि सर प्रैक्टिस मैनुअल देखनी है, बताओ पेपर कब है, आज पूछ रहे हैं, बताओ क्या देखेगा वो इतनी जल्दी? क्या जवाब दूं? मैं कहता हूं नो, बस इतना। सर क्यों नहीं? क्या उसमें से क्वेश्चन नहीं आते? फिर मैं कहता हूं कर लो। सर टाइम नहीं है। तो पूछा क्यों था? मतलब आप में से ही है वो समझदार प्राणी जितने भी है ना, आप ही लोग होगे। तो एक चीज पक्का जो मैं शुरू से बोलता हूं, कभी भी एक सब्जेक्ट एक टाइम पे नहीं उठाएंगे। दूसरी चीज क्या बोली? एक कंसिस्टेंट स्पीड रखेंगे, रिवीजन के टाइम पे भी और
पेपर में आंसर राइटिंग टाइम पे भी, दोनों टाइम पे आपको कंसिस्टेंट स्पीड रखनी है। कंसिस्टेंसी गई, नंबर गए। विश्वास करिए जो चैप्टर, अच्छा कई लोग क्या करते हैं, मैं आपको एक चीज और बताता हूं, एक मैं अपने अगेंस्ट बोल रहा हूं, आपके भी, आपको ये बात पसंद नहीं आएगी। 99.999% टीचर्स सबसे पहले वो चैप्टर उठाते हैं जो सिंपल होता है। एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं कह रहा मैं, जो सिंपल होता है। कई बार वो चैप्टर आगे के चैप्टर्स का बेस होता है, मैं उसके लिए नहीं कह रहा कि वो बेस है या नहीं। जब आप रिवाइज करने बैठे, अब क्या गलती कर रहे हो, आप सोच रहे हो कि सर जितना टाइम, अब सोचो मान के चलो मैंने अगर एक चैप्टर लंबा पढ़ाया तो आप भी उस चैप्टर पे ज्यादा टाइम डिवोट करोगे। अगर आप नोटिस करिए, मैंने रेलेवेंट कॉस्टिंग फर्स्ट चैप्टर कराया था, आई टुक 7 to 8 क्लासेस, ठीक है। 5 to 6 मार्क्स का प्रैक्टिकल आता है मैक्सिमम। थ्योरी आ जाएगी या प्रैक्टिकल आएगा 5 to 6 मार्क्स। और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग जो मैं करा रहा हूं एटलीस्ट 8 मार्क्स का आएगा। 2 से 3 क्लास का चैप्टर है, थर्ड क्लास के अंदर खत्म है, इंक्लूडिंग टारगेट कॉस्टिंग थर्ड क्लास के अंदर खत्म है। अब लॉजिकली आपको टाइम किस पे ज्यादा डिवोट करना चाहिए, एक्टिविटी बेस पे। लेकिन आपका ये चैप्टर क्योंकि सबसे लास्ट बुक में आ रहा है, सबसे एंड में आ रहा है, आप क्या कर रहे हो, आप पता है क्या करते हो, फर्स्ट चैप्टर पे तो रिसर्च का डाली कि सर मटेरियल का भी ना छूटे, लेबर भी ना छूटे। मैं पूछता हूं इतनी सारी बुक पढ़ ली आपने, मुझे बता दो पहले चैप्टर को छोड़ के कहां मटेरियल का रेलेवेंट कॉस्ट, इररेलेवेंट कॉस्ट काम में आई, लेबर की कहां काम में आई, इतनी सारी टाइप सीख डाली थी तुमने, कहीं काम में नहीं आई। बस मेन चीज काम में आई कि ये रेलेवेंट है या नहीं है। अगर एक्स्ट्रा कॉस्ट लग रही है तो रेलेवेंट है, नहीं लग रही तो नहीं है, बस इतना काम में आया, इसके अपार्ट कोई काम में नहीं आया था। लेकिन उस समय रिसर्च जो की थी उसी रिसर्च पे दोबारा उतना ही टाइम लगाओगे शुरू में, और जब आखिर पे पहुंचोगे तब क्या करोगे, तब तो आराम, अरे सर अब तो टाइम ही नहीं है, जल्दी से निपटाते हैं। गलत बोल रहा हूं क्या ऐसा नहीं करते? क्या आप में से ऐसे स्टूडेंट्स नहीं है जो यही चीज करते हैं? अगर करते हो तो थोड़ी सी शर्म करो, सुधर जाओ। दोस्तों अभी टाइम है, बाद में टाइम कब निकल जाएगा पता भी नहीं चलेगा, अटेम्प्ट आ जाएगा, फिर सिर्फ आंख से आंसू निकल रहे होंगे और कुछ नहीं होगा। फिर सिर्फ ये सोच रहे होगे कि काश थोड़ा सा और टाइम होता मेरे पास, काश मैंने उस समय बात ध्यान से सुनी होती और आज मेरे पास सिर्फ 15 दिन और होते तो मैं ये सब्जेक्ट तरीके से प्रिपेयर कर लेता, और इस बार मैं सर बोथ ग्रुप दूं या सिंगल ग्रुप दूं, ये क्वेश्चन तो बिल्कुल खत्म हो जाता, क्योंकि पहले से आपने टाइमली बहुत लॉजिकली प्रिपरेशन की होती। एक एक चीज के लिए आपने एक तरीके से कहते हैं ना स्टेप, सोच समझ के आगे कदम बढ़ाना, वो बढ़ाया होता। यहां तो आप कोई समझदार लगते नहीं मेरे को, क्योंकि मैं समझाता हूं कई चीजें, सिखाता हूं कई चीजें। मैं अगर आज बोलूं आपसे पेपर के जब 2 महीने बचे हो, 1 महीने बचे हो, जब आपको छुट्टी मिल चुकी है, घर पे हो, मैं आपसे कहता हूं कि देखो जब पढ़ने का मन करे तब पढ़ो, थक जाओ सो जाओ, मानोगे ही नहीं, पक्का बता रहा हूं नहीं मानोगे। मैं आपसे बोलता हूं कि एक काम करो, जैसे ही थको ना सो जाओ, फिर क्या होगा? आपने कहा किससे सोते रहेंगे, मैंने कहा कुंभकर्ण थोड़ी हो, कोई इस जन्म में वापस री इनकारनेट होके थोड़ी आए हो। गलत बोल रहा हूं क्या? अरे थोड़ा सोओगे आंख खुलेगी, ज्यादा से ज्यादा ये है बॉडी रिलैक्स करना चाहेगी, कर लो कोई बात नहीं, फिर पढ़ना शुरू करो, फिर थक गए फिर सो जाओ। 8 के 12 घंटे सो लोगे, एक दिन 16 घंटे भी निपटा लोगे किसी तरह, क्योंकि कैपेसिटी तुम्हारी बहुत है।
ये तो मुझे मालूम है। मैं अगर ये कह रहा हूं कि नहीं सो सकते तो कैपेसिटी तुम्हारी बहुत है। अगर चॉइस दे दी और मेरे ख्याल से जो डेली रूटीन के काम है वो भगवान एक दिन को रोक दे तो तुम तो 24 घंटे भी निपटा के दिखा दो एक दिन को। वो तो मजबूरन उठना पड़ जाता है, नहीं तो तुम्हें तो कोई ऑप्शन मिल जाए बेड पे ही तो तुम वहीं निपटा के फिर लेट लिए। गलत थोड़ी बोल रहा हूं, कैपेसिटी तुम्हारे अंदर बहुत है। लेकिन देखो दोस्तों, अगर मेरी बात समझ सकते हो, अगर नंबर स्कोर करना चाहते हो, बिलीव मी आपको इस पे वर्कआउट करना पड़ेगा। थके सो गए, जब उठे तब काम करने बैठ गए, फिर थके सो गए। एक चीज लास्ट, उसके बाद पढ़ाई पे आ जाऊंगा, क्योंकि मुझे मालूम है बहुत लोगों के लिए उपदेश चल रहे होंगे, मुझे अच्छे से पता है। बिकॉज सेवरल ऑफ यू डू नॉट वॉन्ट टू लिसन मी। खासकर उनको जब प्रीचिंग मिलती है ना, एट दैट मोमेंट उनके कान बंद हो जाते हैं, ऑटोमेटिक है। मुझे तो ये समझ में नहीं आता तुम मतलब किस तरीके के प्राणी हो, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। शायद कभी मैं भी हुआ करता हूँगा, लेकिन मेरे को वो फील आता नहीं। मुझे तो सबसे पहले तुम्हारी ये कला समझ में नहीं आती कि आंख खोल के कैसे सोते हो। लिटरली मैं यहां पे बोल रहा हूँ, कहीं यहां बोल बोल पता ही नहीं हो आंखें यूं चल रही होंगी, बोल। समझ में नहीं आया आज तक। ये टेक्निक सीखी कहां से, मतलब कौन सी जगह सिखाई जाती, मैं भी सीखना चाहूंगा। देखो क्या हुआ, कौन से टीचर ने सिखाई थी। देखो मैं आपसे एक दरख्वास्त करूंगा, अगर मानो तो आप लोग अपने मोबाइल में व्हाट्सएप को कुछ दिन के लिए एग्जाम से 5 महीने 6 महीने पहले अनइंस्टॉल कर देना। सच बोल रहा हूं, बिल्कुल अनइंस्टॉल कर देना। और अपना मोबाइल अगर हो सके, अनइंस्टॉल नहीं करने का दिल, अगर हो सके अपने पेरेंट्स को दे देना। ये सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि तुम्हारे सीक्रेट मैसेजेस आ रहे हैं उसके अंदर। तुम्हें डर है कि यार पेरेंट्स पढ़ ना लें वो मैसेज, पासवर्ड लगा के कर दो, फिर तो सिर्फ पेरेंट्स फोन पिक कर पाएंगे। तुमने जो बदमाशियां कर रखी हैं उन्हें पता नहीं चलेगा, ये तो पक्का है। फिर पासवर्ड लगा दो, लेकिन पेरेंट्स को दे दो। तुम्हारा कोई अगर इंपॉर्टेंट कॉल आएगा तो तुम्हारी मदर तुम्हारे फादर बता देंगे, फोन उठाना उन्हें आता है, इतने समझदार है। तुम्हें बड़ा कर दिया तो इतनी अकल तो है उनमें। क्योंकि हम लोग, कई लोग पता है क्या करते हैं, कई लोग तो इतने ज्यादा खराब लोग होते हैं, वो थोड़ा सा टाई पैंट पहनना शुरू क्या कर देते हैं, उनको लगता है हमारे पेरेंट्स तो आउटडेटेड हैं। कई लोग, नॉट ऑल, उनको तो नॉलेज ही नहीं है। एक हम ही तो पढ़ लिख लिए, कुछ लोग ऐसे भी हैं। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। तुम कभी ये नहीं समझोगे कि यार उन्होंने अपने सारे शौक खो के तुम्हें बड़ा किया, इस चक्कर में वो चीजें नहीं सीख पाए जो तुम लोग सीख रहे हो। एक बार याद करके देखो। चलो एग्जाम तुम सबने दिए, मैं अपना तो बता दूं, मेरे ख्याल से आप सबके साथ भी हुआ होगा। मुझे सुबह उठना होता था तो मेरी मदर मुझसे पहले उठती थी, सिर्फ इसलिए कि मैं उठ सकूं। मैं अगर उनको बोलता था रात को 2 बजे उठना है तो 2 बजे क्या 1:30 बजे वो उठी बैठी होती थी कि हिला रही होती थी, और मैं क्या कर रहा होता, बस 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट। मैंने उनका स्नूज बटन बना रखा था। और उसके बाद जब 4 बज जाते थे तो फिर मैं मम्मी पे चिल्लाता था, मम्मी उठाया क्यों नहीं। आप बिल्कुल रेस्पॉन्सिबल नहीं। मैंने बोला था जबरदस्ती उठा देना, यही बोलते हो
बोलते हो कि नहीं बोलते? पहले बोलते थे। अच्छा चलो, बोलते तो थे। ये नहीं सोचना कभी गलती से कि वो लेडी पूरी रात नहीं सोई, ये मत सोच लेना। शोर शराबा काटना बस। और उसके बाद भी तो तुमने बड़े जैसे तीर चढ़ा देने वहां पे खड़े उठ के। उसके बाद उठ के भी तो तुमने जैसे बहुत, जैसे कहते हैं अशोका चले लड़ाई पे, वो हो रहा है ना कि अब तो जंग जीत के ही आएंगे। उसके बाद पढ़ने बैठे, विकेट डाउन। पढ़ने बैठे, उसके बाद क्या होता है? विकेट डाउन। और पढ़ भी रहे होते हैं तो ऐसी उस मुद्रा में होते हैं कि अगर कोई देख ले तो ज़ोंबी बोलता हूं ना मैं तुम्हें। वही चल रहा होता है भाई उस समय। मतलब गाली भी बकी तुमने अपने पेरेंट्स को जबरदस्ती। ये भी नहीं सोचा कि यार वो लेडी बिल्कुल नहीं सोई तुम्हारे चक्कर में। एडमायर करना तो दूर, तुमने उनको क्रिटिसाइज अलग किया। बेटा करते हो, गलत मत बोलना, झूठ मत बोलना, दिल जानता है तुम्हारा, तुम करते हो यही चीज, बिल्कुल यही करते हो। एक बात बोलता हूं, चलो एक आखिरी बात है बस, लास्ट। फोन तो दे ही देना, मानना है मानो, नहीं मानना ना मानो। टीवी बंद कर देना। और लास्ट चीज बोल रहा हूं, आज घर जाके, मुझे मालूम है तुम्हारी याददाश्त इतनी कमजोर है कि घर जाने तक याद नहीं रहेगा, लेकिन अगर गलती से याद रहे तो आज टीवी या व्हाट्सएप या फेसबुक के जो फॉरवर्डिंग मैसेज पढ़ने में या फॉरवर्ड करने में जितना टाइम लगाते हो, सिर्फ उतनी ही देर, क्योंकि मुझे मालूम है तुम कम से कम 5 से 10 मिनट इतने में लगाते हो, सिर्फ उतनी देर अपने पेरेंट्स के पास बैठ जाना। अब तुम कहोगे इतना तो बैठते हैं, अब की बार थोड़ा डिफरेंट तरीके से बैठना। अब की बार बैठना और अपने पेरेंट्स की गोद में सर रख देना बस। अगर जन्नत का एहसास ना हो 2 मिनट के अंदर, जब पहला हाथ आएगा ना सर के ऊपर प्यार से, जन्नत का एहसास ना हो तो बात रही। मैं सच बोल रहा हूं, बिल्कुल ऐसा फील आएगा 1 मिनट के अंदर जब सर पे हाथ फेरा जाएगा ना। क्या हुआ बच्चे? एकदम पापा बोलेंगे क्या हुआ बेटा, क्या हुआ, तबीयत सही नहीं है? अब तू मेरे पास कैसे आ गया? फादर कहेंगे मेरे पे अचानक, मेरे बच्चा मेरे पास, वो भी इतना लाड़, मेरा ही है, पलट के तो देखूं। गलत थोड़ी कह रहा हूं, क्योंकि मदर तो फिर भी लाड़ कर लेती हैं, फादर तो बहुत कम लाड़ करते हैं। फादर तो देखो, ऑल्दो फादर के दिल में बहुत लाड़ होता है, सब जानते हैं, एवरीबडी नोज, लेकिन भगवान ने मेल और फीमेल में ये थोड़ा सा डिफरेंस बनाया है। इस चीज में सबको मानना पड़ेगा, चाहे कोई कुछ भी कहे। इस चीज में फादर और मदर में डिफरेंस है। मदर लाड़ एक्सप्रेस कर देती है, फादर एक्सप्रेस नहीं करता। फादर का लाड़ पता है कब दिखता है? अगर कोई उसके बच्चे को कुछ नेगेटिव बोल दे, उसके बाद सुनो। जिस समय फादर किसी के साथ बैठता है ना, और मान लो तुम्हारी बात चल रही है, दूर दूर से भी तुम्हारी बात चल रही है, तो फादर तुम्हारी बात ऊंची करने के लिए ना पूरे उसको सीए पढ़ा देगा। उन्हें खुद नहीं पता होगी सीए क्या है, लेकिन पूरी पढ़ा देगा। जितनी तुमने आज तक उन्हें कहानी बताई होगी ना कि मैं यहां से यहां, तुम्हें क्या मालूम ये भी करना पड़ता है। चाहे तुम फॉर्म फिल करने गए हो, फादर हो सकता है लिटरेट हो, इट्स नॉट कंपलसरी कि फादर लिटरेट हो, तो फादर वो भी बोल रहा होगा कि तुम्हें क्या मालूम यहां से यहां स्पेशली जाना पड़ता है। और उस समय उनकी बहस सुनना 15-20 मिनट, आधा घंटा, छुप के एक बार स्पाई करके देखना, पता चल जाएगा फादर बोलता क्या क्या है। पता चल जाएगा कि तुम्हारी जो सीए हो रही है ना, ये सिर्फ तुम्हारी नहीं हो रही, तुम्हारे फादर की भी सीए हो रही है, तुम्हारी मदर की भी सीए हो रही है। ये डिग्री सिर्फ तुम्हारी नहीं है। जब मैं आपको बताता हूं, आज तक मैंने अपनी फैमिली के बारे में ज्यादा बताया नहीं, आज पहली बार बोल रहा हूं। पता नहीं मैं क्यों आज क्लास के बीच में ये बोलने लग गया, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा अपना पास्ट बताता हूं।
मैं जब 14 साल का था, अनफॉर्चुनेटली मेरे फादर नहीं रहते, ही वॉज अ रैंक होल्डर इन सीए। अब मैं आपको बता चुका हूं, मैं सबसे बड़ा डफर में से एक था। सीए तो दूर की बात है, बड़ा मुश्किल सिनेरियो था मेरे लिए, बहुत मुश्किल मेरे लिए रास्ता था। कल तुम्हें मैंने ये बातें बताई थी, इसलिए आज शायद कंटिन्यू कर रहा हूं। जब मैंने पढ़ना शुरू किया, पढ़ता था बहुत अच्छे से, कोशिश करता था, नहीं समझ में आता था, फिर कोशिश करता था, फिर नहीं समझ में आता था, कोई बात नहीं, लेकिन मैंने मेहनत करनी नहीं छोड़ी। आप में से भी बहुत ऐसे होते हैं जिन्होंने नहीं छोड़ी, अल्टीमेटली समझ में आ गया। मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, मेरे फादर जो सीए प्रैक्टिस में थे, उनकी प्रैक्टिस, मेरे फादर एक्सपायर हुए थे 1998। उस समय कार बहुत बड़ी चीज होती थी, और मेरे फादर ने उस समय मर्सिडीज बुक कराई थी। मेरे यहाँ पहले ही 2 कार थी, और उस समय मेरे फादर ने मर्सिडीज उस समय बुक कराई थी। मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत रईस था, वो बहुत रईस थे, उनसे रईस बहुत लोग बैठे थे। इट वॉज नॉट लाइक कि उनसे रईस कोई नहीं था, या उस समय मर्सिडीज चलती नहीं थी। मगर एक मिडिल क्लास फैमिली के पर्सन ने अगर मर्सिडीज कराई, तो वो कितनी स्पीड से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, ये सोचो। मेरे यहाँ पहले ही एक कार थी 800, एक थी उस समय जैन चलती थी उस समय। अब अचानक घर भी बन रहा था, मेरे फादर का डिमाइस हो गया। हम लोग, सच बोलूं, एक फादर, एक सीए प्रैक्टिशनर अगर डेथ हो जाती है ना, तो विश्वास करो उसकी पूरी फैमिली के फ्यूचर की डेथ हो जाती है, अगर खासकर वो प्रॉपरेटर हो तब। बताओ, मेरे बड़े भाई 17 साल के थे, तुम एक 17 साल के लड़के से रिटर्न फाइल करा लोगे? चलो सिंपल सा क्वेश्चन। ऑडिट तो दूर की बात, स्क्रूटनी का केस तो दूर की बात, तुम रिटर्न भी फाइल करा लोगे 17 साल के बच्चे से? बिल्कुल वही हमारे साथ हुआ, बिल्कुल वही, बिल्कुल रोड पे आ गए। क्या करें समझ में नहीं आ रहा। मेरी मदर LIC और KVP वगैरह की एजेंसी ली, जो पोस्ट ऑफिस वगैरह की एजेंसी होती है। मेरे बड़े भाई किसी तरह प्रैक्टिस करने की कोशिश करते थे। वो उस समय BCom पार्ट 1 में थे, साथ में CPT, उस समय फाउंडेशन हुआ करता था, वो देते थे। अब उन्होंने बड़ी कोशिश करते थे, क्योंकि पढ़ने का टाइम नहीं मिलता था। पेपर होते थे उस समय नवंबर में, और लास्ट डेट 31 अक्टूबर होती थी ऑडिट वगैरह केस की। सितंबर नहीं थी तब, अक्टूबर थी। उनके पास टाइम ही नहीं होता था पढ़ने का। 5 अटेम्प्ट दिए, फाउंडेशन क्लियर नहीं हुआ उनका। अल्टीमेटली 5 या 6 अटेम्प्ट बाद BCom पार्ट 1, BCom पार्ट 2, BCom पार्ट, मतलब BCom के थ्रू, वो ग्रेजुएशन के थ्रू CA में एंटर किए। हम दोनों में 3 साल का अंतर था। इन द मीनवाइल मैं फाउंडेशन में आ गया। मैं उस समय गाड़ियों के इंश्योरेंस करा करता था, कार के इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस, मेडिक्लेम, फायर इंश्योरेंस, ये सब किया करता था। अब अल्टीमेटली क्या हुआ, अल्टीमेटली मेरे बड़े भाई जब इंटर में आए, मैंने पेपर दिए फाउंडेशन के। उस समय इंटर चलता था, अब दोबारा इंटर हो गया। बीच में तो 3-4 बार नाम बदल दी, पता नहीं नामकरण करने में क्या मजा आता है। कभी PE2 हुआ, फिर क्या हुआ, PCC, IPCC, IPC, अब इंटर है। अब उन्होंने इंटर दिया, वो फेल, मैंने फाउंडेशन दिया, मैं पास हो गया। अब हम दोनों बराबर, वो भी पेपर देने पढ़ाई कर रहे हैं, मैं भी पढ़ाई कर रहा हूं। अब ऊपर वाली की कृपा रही मेरे ऊपर, क्योंकि मेरे पे वर्कलोड कम था, क्योंकि मैं तो सिर्फ इंश्योरेंस बेचता था। एक ये समझो, मैं आज भी मेडिक्लेम वगैरह बेचता नहीं हूँ पर्टिकुलरली,
मेरे दोस्त आज भी जो पुराने हैं, जो कभी क्लाइंट्स थे, उनके बच्चे जो हैं जो मेरी एज के थे, वो आज भी मेरे से आके गाइडेंस लेते रहते हैं कि यार क्या करना चाहिए इंश्योरेंस में, ऐसे में क्लेम निकालना हो तो कैसे निकालें, चालाकी से कैसे क्लेम निकालें। एक एक चीज़ मैं उनको गाइड करता रहता हूँ। अब क्या हुआ, मेरे बड़े भाई ने जब पेपर दिया वो फेल, मैं फाउंडेशन में पास, दोनों का पेपर दोबारा आया, वो फेल मैं पास। जबकि मेरे बड़े भाई, मेरे दोनों भाई मेरे से कई गुना ज़्यादा इंटेलिजेंट थे एंड इट वाज इम्पॉसिबल कि दोनों में से कोई भी कभी फेल हो जाए। इट वाज इम्पॉसिबल। मेरा छोटा भाई क्या करता था मैं आपको बताऊं, हम वो साइकिल पे जाता था, जो मम्मी ने जैसे आरडी एक रेकरिंग डिपॉजिट होता है वो करा रखी थी, तो हर घर से, 11 साल का लड़का था वो, हर घर से आरडी कलेक्ट करने जाता था साइकिल पे और सबसे लेके आता था ताकि पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिट हो सके। फिर थोड़ा, अब मैं आ गया फाइनल में, मेरे बड़े भाई इंटर में, ऊपर वाले की कृपा हुई उनका भी इंटर क्लियर हो गया फाइनली। अब थोड़ा सा क्योंकि टाइम बीत गया था, उनकी प्रैक्टिस सज रही थी, लोगों ने उनको पहचानना शुरू कर दिया था कि ये कर सकता है, काम कर सकता है, इसलिए वो भी फाइनल में आ गया। हम लोगों ने फाइनल की जर्नी चालू हुई, दोनों के अटेम्प्ट साथ पड़े, पहला अटेम्प्ट उनका था सॉरी, फिर मेरा पड़ा, पहले वो फेल हुए, फिर हम दोनों ने साथ में दिया, मैं पास कर गया सीए, वो नहीं कर पाए। जब अगला अटेम्प्ट आया उनका सीए हो गया। मतलब मेरे बड़े भाई जो मेरे से ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, मेरे से 6 महीने बाद सीए किया। इस पूरे ड्यूरेशन में आपको मैं बताऊं, जो सफरिंग्स मेरी मदर ने की, ना मैंने की, ना मेरे भाई ने की, ना मेरे छोटे भाई ने की। जो सफरिंग्स मेरे बड़े भाई फेल होते थे, हर कोई मेरी मदर को पॉइंट करता था, हर कोई कहता था कि इनके बच्चे अब सीए नहीं कर सकते। जो एम्बैरेसमेंट उन्होंने झेली, हमने नहीं झेली। मार्केट में, रिश्तेदारी में वो फेस कर रही थी, हमारा क्या था, हम तो कमरा बंद कर लेते थे पढ़ने के लिए। फेस किसको करना है, सारा समाज को तो उन्होंने फेस करना है, हमने थोड़ी करना है। हम तो कमरा बंद करके बैठ गए, बस हमारे लिए दुनिया वही है, वो तो समाज छोड़ नहीं सकती। मेरी मदर को स्किन की एलर्जी थी, मैं आपको बताता हूँ। मेरी मदर को स्किन की एलर्जी थी और उनको इतनी ज़्यादा एलर्जी है आज भी, मैं कल की बताता हूँ आपको। जस्ट यस्टरडे वो सिर्फ 5 मिनट को धूप में चली गई, मैक्सिमम 5 मिनट को, माली काम सही से नहीं कर रहा था तो उसको डांटने, और उनके पूरे हाथ पे, यहाँ पे सब में आर्टिकेरिया टाइप हो गया, मतलब पूरी स्किन पे इतना ज़्यादा बाहर निकल आई स्किन, और पूरे स्किन पे इतना ज़्यादा डार्क हो गई, बिल्कुल काली सी हो गई, और सब में फुंसियाँ टाइप आ गई कई सारी, कि वो अंदर भागी गलती कि मेरे से गलती हो गई। उनको ट्यूबलाइट तक की रोशनी इफेक्ट कर जाती है, इतनी ज़्यादा सेंसिटिव स्किन है उनकी। और डॉक्टर ने उन्हें साफ कहा था ज़्यादा धूप में ना घूमो, लेकिन रिक्शे के पैसे बचाने के लिए 1.5-2 किलोमीटर दूर पोस्ट ऑफिस से पैदल जाती। वो प्रॉब्लम उन्होंने सफ़र की, हमने थोड़ी की। हमें क्या पता कैसे किया उन्होंने, लाइफ को कैसे झेला। सोच के देखो, कमाई आएगी कहाँ से। मेरे फादर रहे नहीं, प्रैक्टिस रही नहीं, क्लाइंट कमीने होते हैं, रिश्तेदार गद्दार होते हैं। क्लाइंट्स कह दिए, जो जिन्होंने मम्मी कह रही थी 5-5 साल की फीस नहीं दे रखी होती थी, लेट फीस पे करते थे, वो कह रहे हमने 2 साल एडवांस फीस पे कर रखी है। मेरे बड़े भाई ने तब भी रिटर्न फाइल की चुपचाप कि चलो मत फीस पे करो, मैं करता हूँ रिटर्न फाइल, उसके बाद तो दोगे तीसरे साल। ये सीन था। जब मेरे बड़े भाई सीए नहीं कर पा रहे थे ना, एवरीबडी वाज क्वेश्चनिंग माय मदर। जब मेरे बड़े भाई ने सीए भी कर ली, इवन आफ्टर दैट
भाभी आई, शी वॉज ऑल्सो चार्टर्ड अकाउंटेंट। सबने कहा कि ये अनुराग गुप्ता सीए नहीं है। इसने क्या किया, वाइफ सीए ले आया, अपने नाम के आगे सीए लगाना शुरू कर दिया। अब 10 साल प्लस हो चुके हैं, अब जाके लोगों को फेथ आना शुरू हुआ है। भैया ने बड़ी सी डिग्री अपनी बाहर लगा दी चिपका के, देख लो। सब पीठ पीछे बोलते थे ये सीए नहीं है, वाइफ के नाम पे सीए के ऑडिट वगैरह कर रहा है बस। अब जाके लोगों को फेथ आया कि ये सीए है। ऊपर वाले ने वापस चक्र घुमाया। 4-5 साल पहले मैंने ऑडी ली, जो मेरे फादर का सपना था वो मैंने पूरा किया। मेरे बड़े भाई ने एक स्कूल लिया, 5 एकड़ में हमारा एक स्कूल है ग्रेटर नोएडा में। मेरा छोटा भाई जो था हमेशा से टॉप शॉट रहा था, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट। मतलब ये समझिए उसने IIM अहमदाबाद को मना कर दिया था, ISB हैदराबाद मना कर दिया था उसने, मुझे नहीं जाना। आफ्टर सिलेक्शन मैंने उसको डांट लगाई, किया क्यों था? कहता मैं तो सिर्फ चेक कर रहा था मेरा कैलिबर क्या है। ये उसका आंसर था। कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज से पढ़ा था, सुखदेव कॉलेज से BBS किया था उसने पहले। उसके बाद मैकेंजी में उसने पहले जॉब की 2 साल। उसके बाद कॉलेज ऑफ बिजनेस, उसमें क्या कहते हैं, इस सब के लिए ट्राई किया, MBA के लिए, सबको मना कर दिया। फिर उसका हार्वर्ड में हो गया था, एक ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी है नाम भूल रहा हूँ मैं, और नानयांग बिजनेस स्कूल सिंगापुर, 3 में हुआ था उसका। उसने अल्टीमेटली क्या किया, हार्वर्ड में फाइनल किया। ऑस्ट्रेलिया में उस समय दंगे हो रहे थे, आपको शायद पता हो, इंडियंस के ऊपर उस समय, जबकि ऑस्ट्रेलिया की शायद 4th या 5th थी। हार्वर्ड में उसने फाइनल किया और इसमें फाइनल किया नानयांग। सबको मना कर दिया। ये IIM अहमदाबाद तो 132 नंबर पे आता है शायद, मना कर दिया उसने। कहता मैं इस कॉलेज में थोड़ी जाऊंगा जो 132 नंबर पे आ रहा है। वो गया 16-17 यूनिवर्सिटी नानयांग। हार्वर्ड में उसका हो गया। उसका इंटरव्यू में क्या हुआ, क्योंकि उसके पास वर्क एक्सपीरियंस 3 साल का था। पूरे इंडिया में 2 बंदे सेलेक्ट होते हैं हार्वर्ड में, पूरे इंडिया में 2, उसमें वो था। उसका वर्क एक्सपीरियंस कम था, इसीलिए उसको मना कर दिया हार्वर्ड वालों ने। वो नानयांग में चला गया। आज बहुत बहुत अच्छी पोस्ट पे, पहले इन्वेस्टमेंट बैंक कर रहा, आज बहुत अच्छी पोस्ट पे है। आप सोच नहीं सकते इतनी बड़ी, मतलब मैं आपको बताऊं, हम लोग जैसे इस समय जितनी भी बड़ी कंसल्टेंसीज हैं उसके लिए वो काम करता है, सबके लिए। और ऐसा कोई CEO नहीं है जिसको वो पर्सनली ना जानता हो, सबसे पर्सनल रिलेशनशिप। और एज क्या है उसकी, मेरे से 3 साल छोटा है, 29 होगा अब, अभी 29 का हुआ नहीं है, 28 का है। रास्ते हमने खुद बनाए। थोड़ा सा मैं आपको बस ये बताना चाह रहा था कि तुम्हारी चॉइस है, तुम्हें कहाँ जाना है, कैसे जाना है, रास्ते तुम्हें अभी से बनाने सोचने पड़ेंगे। मेरे साथ अनफॉर्चुनेट हुआ था, भगवान ना करे तुम्हारे साथ कुछ अनफॉर्चुनेट हो। मैं तुमसे बस इतनी रिक्वेस्ट करूंगा, अपने लिए नहीं, पेरेंट्स के लिए, अपने नेचर को बदल दो, हैबिट्स को बदल दो यार। उस लेडी के लिए जो सुबह उठ के उठाती है तुम्हें, जो खुद नहीं सोती, थोड़ी सी तो हैबिट बदलो। क्या जा रहा है? ऐसे बहुत सारे काम किए होंगे आपकी मदर ने, आपके फादर ने, जो आप सोच भी नहीं सकते यार, बहुत सारे। कितनी एम्बैरेसमेंट झेलती हैं जब उनको सुनने को मिलता है कि यार बच्चा अनफॉर्चुनेट रहा। सोचो, तुम तो एक कमरे में रो लिए, उनका क्या होगा? वो कहाँ जाके छुपे, कहाँ मुंह छुपाए, बता दो। सोचना इस बात को। और अगर मेरी बात में हल्का से भी जान लग रही हो ना, तो जितनी बातें मैं समझाता हूं उसको इंप्लीमेंट करके देखना।
जिन्होंने सुननी नहीं थी मेरी बातें, कुछ नहीं होता यार, मैं कोई किसी को फोर्स तो कर नहीं सकता। तुम मेरी नहीं सुन सकते, अपने पेरेंट्स की नहीं सुन सकते, तुम तो सिर्फ अपनी सुनते हो। तुम्हें तो ये कॉन्फिडेंस है। अच्छा एक बात बताओ, मैंने एक कहीं एडेज पढ़ा था, बताना सही है या नहीं मुझे नहीं मालूम, मेरे को बोलना नहीं, खुद सोचना। द एडेज वॉज, टीचर हमें वही बात डायरेक्टली बता देता है जो हमें एक्सपीरियंस से आती है। अब तुम फेल होके वही एक्सपीरियंस लेके फिर बात सीखना चाहते हो, या फिर मेरी बात मान के एक ही बार में क्लियर होना चाहते हो? चॉइस इज योर्स।